हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम, जो कि बन चुका है मैराथन यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीटी पीजीटी एग्रीकल्चर में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आप लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं और हम चाहते हैं कि इस सीरीज को तेजी के साथ संपन्न कराया जाए। बस आप लोगों का सहयोग अगर बना रहेगा तो हम बहुत तेजी के साथ इसे संपन्न करेंगे। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी, गिरकर भी हमको संभलना होगा, गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें हार कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का वर्तमान महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे NIA भी कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA, ठीक है। इसका जो वर्तमान महानिदेशक है कौन है? कुलदीप सिंह, राकेश अस्थाना, सुबोध कुमार जायसवाल, MA गणपति। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कुलदीप सिंह। जो इसके वर्तमान महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह हैं। कुलदीप सिंह जो हैं ये CRPF के भी महानिदेशक हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन दोनों के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? कुलदीप सिंह हैं। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब बात आती है राकेश अस्थाना की। राकेश अस्थाना जो हैं ये BSF, किसके? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF के महानिदेशक हैं, BSF, ठीक है। C नंबर पे सुबोध कुमार जायसवाल। ये क्या हैं? सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI प्लस किसके? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। दोनों के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। अब बात आती है लास्ट, MA गणपति। ये सभी लेटेस्ट नियुक्तियां हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है, ठीक है। MA गणपति हैं, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक हैं वो MA गणपति हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ICC का जो अध्यक्ष है वो वर्तमान में कौन है? ऑप्शंस हैं ग्रेग बार्कले, मनु सहानी, सौरभ गांगुली और लास्ट है हेमांग अमीन। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के हेड जो हैं इस समय ग्रेग बार्कले हैं, ICC के, ठीक है। और इनकी जो CEO है मनु साहनी, CEO कौन है वर्तमान में? मनु साहनी है। अब बात करते हैं सौरभ गांगुली की। ये भारतीय क्रिकेट BCCI, बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, किसके हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, BCCI। इसकी CEO जो है, जो इसके CEO हैं हेमांग अमीन। हेमांग अमीन कौन है? इसके CEO हैं। अब बात आती है यहाँ पे ICCI का मुख्यालय। ICCI का मुख्यालय जो है कहाँ है? ये दुबई में है, दुबई, जो कि UAE में पड़ता है। कहाँ है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसकी स्थापना जो होती है 1909 में होती है। अब बात करते हैं BCCI,
इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना जो होती है वो 1928 में होती है। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल किस देश में विकसित की गई? इसके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत। हेलिना जो है ये एंटी टैंक मिसाइल, क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, सॉरी, हेलिना क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। और ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? भारत के द्वारा निर्मित की गई है, भारत के द्वारा, ठीक है। स्वदेशी मिसाइल है एक। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप गवर्नर नहीं है? इसके ऑप्शन हैं टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, दिनेश कुमार खारा। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दिनेश कुमार खारा। ये प्रेजेंट टाइम में क्या नहीं है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं है। ये क्या है? वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं, एसबीआई के अध्यक्ष। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एसबीआई के अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार खारा हैं। अब बात आती है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन। ये 3 लोग तो हैं ही डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा एक लोग और हैं, उनका नाम क्या है? माइकल देवव्रत। क्या नाम है? माइकल देवव्रत। ये 4 लोग डिप्टी गवर्नर हैं। अब बात आती है आरबीआई के गवर्नर की। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक। ये किस नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराक 8 किन देशों के द्वारा मिलकर बनाई गई? भारत रूस, भारत इजराइल, भारत अमेरिका, और लास्ट है अमेरिका इजराइल। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत और इजराइल। भारत की कंपनी जो है डीआरडीओ, ठीक है, प्लस इजराइल के द्वारा मिलकर बनाई गई है। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958। डीआरडीओ स्थापना, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डीआरडीओ। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चावल के पकने के लिए जो टेम्परेचर होता है चावल के पकते समय वो अनुकूल टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे चावल के मतलब उपयुक्त चावल की फसल के लिए उपयुक्त तापमान जो होता है, उपयुक्त तापमान वो होता है 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पकने के समय इतना होता है और उपयुक्त टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 21 से 30 होता है, जो कि इसी की लगभग रेंज में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन T&V सिस्टम से संबंधित नहीं है? श्री डेनियल बेनोर, विश्व बैंक, राजस्थान, पंजाब। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा पंजाब। T&V सिस्टम, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट। इसका नाम है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है ये प्रसार शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में इसकी शुरुआत जो होती है कब होती है? 1974 में।
भारत में इसकी शुरुआत 1974 में होती है और किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। भारत में इसकी शुरुआत 1974 भारत विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से। और किस राज्य में होती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश। यहाँ पे पंजाब दिया गया है, लेकिन पंजाब क्या होगा? गलत होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। एज अ मीन, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, एज अ मीन ऑफ रिफॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथिंग द एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। एक्सटेंशन सर्विस आर रिकॉग्नाइज्ड एक्सटेंशन नोन एज टी एंड वी सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ठीक है। प्रसार शिक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा सुधार जो हुआ वो टी एंड वी सिस्टम के माध्यम से हुआ। आप लोगों ने देखा भी होगा, वर्तमान समय में भी ये जो सिस्टम चल रहा है कृषि विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण और क्या होता है? यात्राएं होती हैं, जिसमें मतलब जैसे कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाता है, वहाँ पे मतलब एक कृषक की टीम भी जाती है और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करती है। उसके बाद वहाँ से जो सीखा जाता है उसका मतलब इम्प्लीमेंट जो होता है वो आकर अपने राज्य में किया जाता है, ठीक है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी शुरुआत भारत में 1974 से होती है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चालू किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्सोब्रूस चाइनेंसिस किसका भंडारनाशक जीव है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? गेहूं, चना, धान और मूंगफली। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा चना। ये चना का एक बहुत ही भयानक, जो चना स्टोर किया जाता है उसमें लगने वाला बहुत ही भयानक क्या है? एक कीट है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक होता है? इसके ऑप्शन है आंवले में, संतरे में, सेब में, आम में। एस्कॉर्बिक एसिड को और क्या कहा जाता है, आप लोग बताएंगे? जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी ये क्या होती है? जल में घुलनशील, अभी क्वेश्चन आता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन सी और बी। विटामिन बी और सी कौन से? जल में घुलनशील विटामिन होती है। इसी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। आंवले में इसकी सर्वाधिक मात्रा, जो निम्न फसलें दी गई इनमें सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? आंवले में होती है। इसके अलावा एक फसल होती है बारबेडॉस चेरी, आंवले से भी ज़्यादा होती है बारबेडॉस चेरी में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बारबेडॉस चेरी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परभनी क्रांति की किस्म है? बैंगन की, भिंडी की, आलू की, मिर्च की। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ये परभनी क्रांति जो किस्म है ये भिंडी की एक प्रमुख किस्म है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल है, कल्टीवेटेड एरिया सबसे अधिक है? चावल का, गेहूं का, जौ का, बाजरे। कल्टीवेटेड एरिया वो एरिया होता है जो मतलब कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी मतलब जिसमें फसल बोई, जिस क्षेत्र में फसल बोई जाती है वही कल्टीवेटेड एरिया होता है। कल्टीवेटेड एरिया के अतिरिक्त जैसे फॉरेस्ट है या कुछ भूमियाँ ऐसी होती हैं जैसे परती भूमि है, ऊसर भूमि है, ये इन एरिया को छोड़कर मतलब कल्टीवेटेड एरिया वो एरिया होता है जिनका प्रयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। तो मतलब किस फसल के लिए सर्वाधिक है विश्व में? तो इसका सही जवाब होगा गेहूं। क्या होगा? गेहूं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक कल्टीवेटेड एरिया किसका है? गेहूं का। अब हम बात कर लेते हैं गेहूं के मतलब उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किसका है? चीन का है। और दूसरा नंबर किसका है? फर्स्ट चीन, सेकंड नंबर पे कौन है? भारत है। थर्ड पे रूसी संघ है, सोवियत रूस। क्या है? सोवियत रूस।
ठीक। और इसके बाद क्या है, 4 नंबर पे आता है USA। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम स्थान उत्पादन में चीन का है, सेकंड भारत का है, थर्ड सोवियत रूस, सोवियत संघ, ठीक है, और लास्ट है USA 4th नंबर पे। अब हम बात कर लेते हैं गेहूं का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में अगर बात की जाए, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है, प्रथम किसका है, भारत, सेकंड नंबर पे क्या है, चीन है, और थर्ड नंबर पे USA है। थर्ड नंबर पे कौन है, USA। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्त कालिता या फोटोपेरोडिज्म के आधार पर धान एक पौधा, इसके ऑप्शंस हैं दीर्घ प्रदीप्तकाली, अल्प प्रदीप्तकाली, उदासीन या इंटरमीडिएट। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आइए सबसे पहले हम जल्दी इसकी जो डेफिनेशंस है वो समझ लेते हैं। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे हुए होते हैं जिनके पुष्पन क्रिया के लिए जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो 12 घंटे से अधिक होती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः रबी की फसलें रखी गई हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, मटर है, ठीक है। और इसके अलावा प्याज, लहसुन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, गाजर, केला, सेब इत्यादि जो आते हैं ये किसके लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है अल्प प्रदीप्तकाली शॉर्ट डे प्लांट, जिनके मतलब ऐसे पौधे जिनकी पुष्पन क्रिया के लिए 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो कौन से पौधे कहलाते हैं, अल्प प्रदीप्तकाली। इसके अंतर्गत मुख्यतः खरीफ की फसलें हैं, जैसे धान, बाजरा, ज्वार। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, शकरकंद है, अनानास, कॉफ़ी, बीन्स इत्यादि जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। उदासीन पौधे वे होते हैं जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंटरमीडिएट के अंतर्गत जिन्हें प्रकाश की जो 12 घंटे यानी 12 से 13 घंटे की आवश्यकता होती है, इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन फसल आती है, गन्ना 13 घंटे प्रकाश, ठीक है, 13 घंटे। इंटरमीडिएट में उदासीन में जो आती हैं जैसे सोयाबीन है, सूरजमुखी है, कपास है, भिंडी है, टमाटर है, मिर्च है इत्यादि जो आती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, उदासीन के अंतर्गत आती हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उदासीन को डे न्यूट्रन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग बताइए कि इसमें धान का जो पौधा है वो किसके अंतर्गत आएगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा अल्प प्रदीप्तकाली। धान का पौधा जो है वो किस शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसकी पुष्पन क्रिया के लिए 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। धान, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तल उद्योग के लिए उपयोगी पेड़ है खेजड़ी, अर्जुन, सिरिस या ढाक। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ढाक। ढाक को और किस नाम से जानना है, पलास, टेसू, और इसी को और इस नाम से जानना जंगल की आग। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है, फ्लावर भी है, स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी का स्टेट फ्लावर भी है पलास। एस्केर ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एस्केर ट्री, ठीक है, SACREDTREE। इसे लोकल भाषा में छूल या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इसी के पत्ते का प्रयोग जो होता है वो पत्तल बनाने के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस को कहते हैं पेनिकल, स्पाइगलेट्स, बाली या सिल्कुआ। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा पेनिकल। चावल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। अब बात करते हैं स्पाइगलेट्स की। गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, स्पाइगलेट्स कहते हैं। सिल्कुआ की बात कर लें तो जो सरसों या तुरिया का जो फल होता है, सरसों या तुरिया, ठीक है, सरसों या तुरिया का जो फल होता है उसे क्या कहते हैं, जो फली होती है पूरी, ये जो फली होती है इसे क्या कहते हैं, सिल्कुआ कहा जाता है, सिल्का या सिल्कुआ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सफ़ेद लटवाइट गर्भ की बीटल अंडे देती है। सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि सफ़ेद गर्भ कहाँ ज़्यादातर लगता है, इसका प्रकोप आलू और मूंगफली की फसल में ज़्यादातर देखा गया है। अब बात कर लेते हैं, ये जो अंडे देती है इसकी बीटल जो होती है वो कहाँ पे? पत्ती की निचली सतह पर भुरभुरी मिट्टी के मतलब नीचे एक एक अंडे करके 10 सेंटीमीटर गहराई तक भूमि के स्तर पर पौधे के तने में, फूल के भागों में भाग होंगे, ठीक है, फूल के भाग में। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बी। भुरभुरी मिट्टी में जो इसके अंडे होते हैं वो 1 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पाए जा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष कहलाता है। एड जोन का जो कल्प वृक्ष है वो आप लोग बताइए क्या है? आम, अमरूद, खेजड़ी या बेल? इसका सही जवाब होगा सी, बेल। खेजड़ी, सॉरी, इसका सही जवाब होगा सी, खेजड़ी। खेजड़ी जो होता है इसे किस वृक्ष के नाम से और भी जाना जाता है? समी। इसे समी के नाम से भी, समी का पेड़, ठीक है। ये मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण पेड़ है। जैसे राजस्थान में ये वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन इनकी कमी होती जा रही है। ये वही पेड़ है जो महाभारत काल में पांडवों के द्वारा, जो पांडवों को वनवास हुआ था उस समय जो उन्होंने अपने जो हथियार छिपाए थे, अस्त्र शस्त्र, वो इसी पेड़ के नीचे छिपाए थे। उसे मतलब उसी टाइम से इस पेड़ की पूजा होने लगी थी, क्योंकि उन अस्त्र शस्त्रों को जब कौरवों ने ढूंढा था, पता किया, तो उन लोगों को वो अस्त्र शस्त्र जो थे वो नहीं मिले थे। और इसी पेड़ के लिए मतलब उसके जो पेड़ था समी के पेड़ में ही उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को छिपाया था, ठीक है। और इसकी पूजा के और भी कारण हैं। ये समी का वृक्ष है, ये है बलुई क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा रहता है। और इसका प्रयोग, जो इसकी पत्तियों का जो प्रयोग है वो पशुओं को चारे के रूप में, फलियों का प्रयोग सब्जी इत्यादि के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मतलब राजस्थान का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है और शायद इसे राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। समी के वृक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बबूल के जैसे होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीशीज से संबंधित है? इंडिका से, जैपोनिका से, ओराइजा ग्लेब्रिमा से या जेवेनिका से? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा इंडिका से, ठीक है। जो सब स्पीशीज है ओराइजा सटाइवा की वो इंडिका है भारत में। जैपोनिका कहाँ की है? जापान में, ठीक है। ओराइजा ग्लेब्रिमा कहाँ की है? अफ्रीका की सब स्पीशीज है ओराइजा सटाइवा की, अफ्रीका। और जेवेनिका जो है इंडोनेशिया, कहाँ की है? इंडोनेशिया, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पान में प्रयुक्त होने वाला कत्था किस पेड़ के भीतरी कठोर लकड़ी से प्राप्त होता है? कैर, खैर, करघई, आंडू? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा खैर। जो पान में प्रयुक्त होने वाला कत्था होता है वो खैर के वृक्ष से प्राप्त होता है। खैर का वृक्ष जो है संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बहुतायत मात्रा में जो पेड़ हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में काफ़ी मात्रा में इसके पेड़ मिलते हैं। यहाँ पे एक क्षेत्र भी है खैर क्षेत्र। खैर क्षेत्र जो है कहाँ है? अलीगढ़ में है, जो कि इसका एक प्रकार से भंडार की टाइप में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। खैर की जो लकड़ी होती है ये मतलब उच्च क्वालिटी की लकड़ी मानी जाती है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के खिलौने इत्यादि को बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा इसकी लकड़ी को काट कर जब उबाला जाता है, उबालने के बाद उससे जो मतलब उबालने के बाद जो जल बचता है उसको ठंडा करके
और जब गाढ़ा कर दिया जाता है या जमा दिया जाता है, जमने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, कत्था कहलाता है। और उसी कत्थे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पान में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, अलीगढ़। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्तित है। IR8, जया, पूसा, 221, जगन्नाथ। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा डी, जगन्नाथ। जगन्नाथ वैरायटी जो है धान की एक ड्वार्फ उत्परिवर्तित वैरायटी है। क्या है, ड्वार्फ उत्परिवर्तित, यानी कि म्यूटेशन के फलस्वरूप जो वैरायटी निकली है धान की वो कौन सी है, जगन्नाथ है। IR8 की बात जब कर लें, ये फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस से निकली हुई वैरायटी है। और फिलीपींस में एक संस्था है, कौन सी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी नाम ध्यान रखें, फिलीपींस मनीला। ठीक है, वहीं से ये वैरायटी निकली है IR8। इसे किस नाम से, जादुई धान के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में जादुई धान की संज्ञा किसे दी गई, IR8 को दी गई है। विश्व में जो जादुई धान की संज्ञा दी गई है वो किसे दी गई है, विश्व में IR8 को दी गई है, विश्व में IR8 को, और भारत में जया को। जया जो वैरायटी है धान की, इसे भारत में जादुई धान की संज्ञा दी गई है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व में IR8 और भारत में जया धान को जादुई धान की संज्ञा दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेक्टिन की माप की जाती है जेलीमीटर से, थर्मामीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जेलीमीटर। फलों में जो पेक्टिन की मात्रा होती है जेलीमीटर से मापी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल है, आलू, टमाटर, अंगूर, आम। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा आलू। आलू का सही जवाब, इसका सही जवाब होगा आलू। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, आलू का जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, पेरू में। ठीक है, और यहीं पे बात कर ली जाए, भारत में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कुफरी। कहाँ है, कुफरी। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कुफरी में है, कुफरी, शिमला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करके सुझाव किसने दिया था। आप लोग बताएंगे, FAO ने, WTO ने, UNO ने, उपरोक्त सभी ने। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा FAO। किसके द्वारा दी गई थी, FAO के द्वारा। आइए FAO के बारे में जानते हैं कि FAO क्या है। ये खाद्य एवं कृषि, इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना जो होती है 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना तो हुई थी क्यूबेक, कनाडा में। कहाँ हुई थी, क्यूबेक, कनाडा में। लेकिन इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में कहाँ पे है, रोम, इटली। कहाँ है, रोम, इटली में है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, कौन हैं, उनका भी नाम नोट कर लीजिए। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यूडोंग। ठीक है, ये उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और WTO के बारे में भी जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा FAO। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। ठीक है,
और इसकी जो हेड है प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला हैं, नागोजी ओकियो इवेला। कौन है? नागोजी ओकियो इवेला हैं जो कि नाइजीरिया की हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात कर लें तो ये जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। कहाँ? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हेड का एक बार नाम और सुन लीजिए, नागोजी ओकांजो इवेला जो कि नाइजीरिया की हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, जो कि मैनहट्टन द्वीप, कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पे है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए, और इसके जो महासचिव हैं वर्तमान में उनका नाम भी नोट कर लीजिए, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। इसके ऑप्शन हैं गाजर की, मूली की, बीटरूट की, शलजम की। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा गाजर की। पूसा मेघाली जो उन्नत किस्म है किसकी है? गाजर की है, जो कि पूसा संस्थान दिल्ली से निकाली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, भोपाल या देहरादून में। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1974 में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पांडेचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, नीलोखेड़ी, पंतनगर, मद्रास। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा पांडेचेरी या पुडुचेरी, ठीक है। प्रथम केवीके का स्थापना जो होती है कब होती है? 1974 में होती है। अब बात करते हैं किसकी सिफारिश पे होती है? कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा कृषि विभाग की सिफारिश से 1972 में एक समिति बनती है, मोहन सिंह मेहता समिति। कौन सी समिति बनती है? मोहन सिंह मेहता समिति। मोहन सिंह मेहता, ये नाम जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर, कृषि विभाग की सिफारिश में मोहन सिंह मेहता समिति बनाई जाती है और इस समिति के सुझावों के आधार पर ही केवीके की स्थापना, प्रथम केवीके की स्थापना 1974 में कहाँ की जाती है? पांडेचेरी पुडुचेरी में की जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी सफलता का जो श्रेय है, भारत में इसकी सफलता का श्रेय जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। किसको दिया जाता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। श्रेय की बात यहाँ पे की जा रही है, चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे कुछ संबंधित सवाल और भी हैं क्योंकि हमने केवीके के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया था। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। केवीके, वर्तमान में केवीके की संख्या कितनी है भारत में? जहाँ पे प्रथम केवीके की स्थापना की गई थी वहाँ पे पांडेचेरी में, पुडुचेरी में कितने केवीके हैं प्रेजेंट टाइम में? और एक अंतिम क्वेश्चन इसका है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितने केवीके हैं, ठीक है। आप लोग बताएंगे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की बुआई की बुरकाव या ब्रॉडकास्टिंग या ड्रिलिंग विधि में क्रमशः बीज की मात्रा चाहिए। देखिए, जो बुरकाव या ब्रॉडकास्टिंग विधि है इसमें जो होता है बीज ज़्यादा लगते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा 100 से 60 किलोग्राम। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में कितना लगेगा? बुरकाव विधि में 100 किलोग्राम और ड्रिलिंग के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आंवले की 4 प्रजातियों के साथ अंतः फसल उत्पादन कहलाता है कृषि वन पद्धति, कृषि उद्यानिकी पद्धति, कृषि वन उद्यानिकी पद्धति, क्रॉपिंग, एली क्रॉपिंग। ठीक है, आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कृषि उद्यानिकी पद्धति। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री मेथड, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका नाम। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम सॉइलिंग का कारण है एसिड की उपस्थिति, क्लास्ट्रीडियम बोटोनिलम, गंधक की उपस्थिति या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा क्लास्ट्रीडियम बोटोनिलम। ठीक है, इसी के कारण कम सॉइलिंग जो होता है के कारण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज हैं। ओराइजा वंश में वर्तमान में 24 स्पीसीज हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरियास वाइटेला किस फसल या फलों का नाशक जीव है। बैंगन, कपास, नींबू वर्गीय फल, सूरजमुखी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा एरियास वाइटेला जो है ये कपास का एक प्रमुख नासी जीव है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना या सुनकर सीखना। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, इसका सिद्धांत जो है सही होगा ए, करके सीखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया। अधिक अनुपजाऊ अभियान, वर्धा विकास कार्यक्रम, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, मारथंडम विकास योजना। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कब शुरू किया जाता है 1948 में। 1948 में इसकी शुरुआत होती है। किसके, अल्बर्ट मेयर। किसके द्वारा, अल्बर्ट मेयर। ठीक है, और यूपी के इटावा क्षेत्र में कहाँ पे शुरुआत होती है, यूपी के इटावा में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इटावा के अंतर्गत एक गांव था महेवा। ठीक है, महेवा में इसके अंतर्गत 64 गांवों को करीब में शामिल किया जाता है। कितने गांवों को, 64 गांवों में संयुक्त रूप से चलाई जाती है, 64 गांवों में। ठीक है, और इस योजना को एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो योजना चालू की गई थी गाँव के विकास के लिए, ये सामान्य परिस्थितियों में चालू की गई थी। मतलब उन क्षेत्रों में कोई विशेष चीज़ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इसे एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसी की सफलता को देखते हुए सन 1952 में कौन सी योजना चली थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना, जो कि कब आती है, 1952 में आती है। इसी की सफलता को देखते हुए 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अधिक अनुपजाऊ जो कार्यक्रम होता है ये कब चालू होता है, 1942 से 47 में। ठीक है, वर्धा विकास कार्यक्रम जो होता है 23 अक्टूबर 1937 को चालू होता है। और बचा यहाँ पे मारथंडम विकास योजना। मारथंडम विकास योजना जो होती है ये 1928 में किसके द्वारा, सर स्पेंसर हैच के द्वारा। मारथंडम एक गांव है, कहाँ पे, केरल में। ये चालू की जाती है, जो कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र होता है, वहीं पर ये प्रारंभ की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए 4 से 6, 5 से 6.5, 6 से 7, 7 से 9। आप लोग जवाब देंगे इसका कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा 4 से 6।
जो धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होता है वो 4 से 6 होता है। यहाँ पे आप लोगों को हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जो पौधों का जो विकास होता है वो किस पीएच पे सामान्यतः होता है, तो 6 से 7.5 पीएच, कभी कभी ये होता है 6.7 भी। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 6.7 से 7.5 तक के सामान्यतः पौधों का विकास इसी पीएच मान पे होता है। पीएच जो होता है मृदा घोल में या मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयन की क्या होती है, सांद्रता होती है। पीएच स्केल पे जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 होती है। ठीक है, पीएच स्केल पे निम्नतम मान अम्लता को दर्शाता है, उच्चतम मान क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ये चीज़ भी हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केले के तनों का भाग जो भूमि से ऊपर रहता है कहलाता है राइजोम, आभासी तना, सकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आभासी तना, स्यूडोस्टेम कहलाता है। सकर से क्या होता है, सकर से जैसे ये मान लीजिए एक केला का पौधा है, ऐसे ये मान लीजिए केला का एक पौधा है और इसके पास में आप लोगों ने देखा होगा जो भूअस्तारी ऐसे निकलते हैं, ये ऐसे ऐसे निकल आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सकर्स कहलाते हैं, सकर्स। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IR8 धान की किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई, इसके बारे में हम अभी चर्चा भी कर चुके हैं। ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, USA। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा फिलीपींस। भारत में जो किस्म आई थी फिलीपींस से आई थी। इसे किस नाम से जाना था, मिरकेल, मिरकेल राइस के नाम से भी जाना जाता है। जादुई धान, विश्व में जादुई धान की संख्या किसे दी गई है, IR8 को दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की जाती है, योजना आयोग, वित्त आयोग, जनसंख्या आयोग, कृषि आयोग। इसके बारे में भी हमने बताया था अभी। इसका सही जवाब क्या होगा, कृषि आयोग। कृषि आयोग की सिफारिश पर 1971 से 73 में किस समिति का गठन होता है, मोहन सिंह मेहता समिति। कौन समिति बनती है, मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर, कृषि आयोग की सिफारिश पर मोहन मेहता सिंह समिति बनाई जाती है। और मोहन मेहता सिंह क्या सुझाव देती है, KVK के लिए। और प्रथम KVK 1974 में पुडुचेरी में स्थापित किया जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में सबसे अधिक खादर भूमि रैवाइन लैंड किस क्षेत्र में, किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक खादर भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में। खादर भूमि जो होती है वो जलोढ़ मृदा का एक भाग है, क्योंकि इसके अंतर्गत कौन कौन सी मृदाएं आती हैं, खादर और बांगर। खादर भूमि वो होती है जो नई जलोढ़ मृदा जो होती है उसी को खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा, उत्पादकता की बात की जा रही है तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है कहाँ है सबसे ज़्यादा, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है कहाँ है, पंजाब में। और उत्पादन की अगर बात की जाए तो प्रथम कौन है, पश्चिम बंगाल। उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। उत्पादन और उत्पादकता के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी बताई थी हमने और इसके बारे में समझाया भी था। कुछ लोग उत्पादन और उत्पादकता को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी भिन्नता होती है। इसे ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरचोला आइसोक्रेट किसका फलनाशक जीव है, आम, अनार, सेब या नींबू वर्गीय फल। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा अनार। ये अनार का एक फलनाशक जीव है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बिरचोला आइसोक्रेट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है,
ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड नैरोबी, भारत, लास्ट है श्रीलंका। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा नैरोबी। ठीक है, इंटरनेशनल एग्री फॉरेस्ट्री जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, नैरोबी में है। नैरोबी में एक महत्वपूर्ण संस्थान और भी है, क्या आप लोग जानते हैं। जी जी, वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है, केन्या नैरोबी में, केन्या नैरोबी में। और इसकी स्थापना जो होती है 5 जून 1972 को होती है, 5 जून 1972। इसी 5 जून पर क्या मनाया जाता है, संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल का उद्गम स्थल, ओरिजिन प्लेस है, दक्षिण पश्चिमी एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, भारत व बर्मा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा भारत व बर्मा से दक्षिण, ये कभी कभी ऐसे भी लिखे दक्षिण पूर्व एशिया, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी यहाँ पे लिख के आता है दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे भारत बर्मा न लिख के दक्षिण पूर्व एशिया आएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत बर्मा। इसे इंडो बर्मा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इंडो बर्मा। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो वर्तमान में भारत और म्यांमार है उसी को क्या कहते हैं, इंडो बर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल उगाने की अपरंपरागत क्षेत्र, नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, अपरंपरागत क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत पंजाब और हरियाणा आते हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश परंपरागत में है, पश्चिम बंगाल परंपरागत में है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी परंपरागत क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र है ये अपरंपरागत क्षेत्र में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है किसके कारण होती है, बोरान की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, बोरान की अधिकता है, मॉलिब्डेनम की कमी से। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बोरान की कमी। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है कलीफ्लावर में वो किसकी कमी से होती है, बोरान की कमी से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उम्र का चुनाव करें, करंज, तेल, बिलायती बबूल, सॉफ्ट टॉयस, शीशम, चाय का पेड़, अरड़ू, भारी फर्नीचर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका एक ही इसमें सही युग्म है, वो भी है कौन, करंज। करंज से क्या निकाला जाता है, तेल। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब गलत है। निम्न में से आर्मी वर्म जो कि दुग्ध अवस्था में आक्रमण करती है वैज्ञानिक नाम है, चिलोपार्टिलस, पेरिकेरिया रिसिनाई, प्लूटेला जाइलोस्टेला, माइथेमना सेपरेटा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है आर्मी वर्म का। जी हाँ, इसका सही नाम है माइथेमन सेपरेटा। और ये मुख्यतः किस पे अटैक करता है, धान की जब दुग्धावस्था होती है उस समय ये अटैक करता है और काफ़ी मात्रा में धान की बालियाँ जो होती हैं उनको काट काट कर नीचे गिरा देता है आर्मी वर्म। ये सुंडी के टाइम में होता है, ठीक है, आर्मी वर्म। और इस पर जितनी तरह से धब्बे पड़े होते हैं और ये धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी, अशोक मेहता समिति, मोहन सिंह मेहता समिति, शांति लाल मेहता समिति, मीठालाल मेहता समिति। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है, पीछे भी देख चुके हैं। और इसका सही जवाब क्या होगा, मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर क्या किया जाता है, प्रथम केवीके की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में की जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गुड़गांव परियोजना, श्री E.L. ब्रेन, मारथंडम विकास योजना, डॉक्टर स्पेंसर हैच, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, डॉक्टर हेनरी, श्री निकेतन परियोजना, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट परियोजना, जो कि डॉक्टर हेनरी के द्वारा न बल्कि अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में प्रारंभ, अल्बर्ट मेयर, किसके द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब इसके सही ऑप्शन हैं। प्रोसोफिस सिनेरिया किसका वानस्पतिक नाम है? बबूल का, खेजड़ी का, सेमल का, बकायन का। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में भी अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है और राजस्थान में इसके पेड़ काफ़ी मात्रा में मिलते हैं क्योंकि ये सूखा सहन करने की इसमें क्षमता बहुत अधिक होती है और इसके पत्तियों का प्रयोग जो है हरे चारे के रूप में किया जाता है। ये एक छायादार वृक्ष भी होता है जिसका मतलब आकार जो होता है देखने में बिल्कुल बबूल के जैसा होता है, लेकिन ये गर्मी के दिनों में शुष्क क्षेत्रों में हरा भरा रह सकता है। ठीक है, और इसीलिए इसे राजस्थान का वरदान भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों की आमदनी को बढ़ाना, लोगों की उपज को बढ़ाना, लोगों का विकास, नई जानकारियाँ फैलाना। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा लोगों का विकास। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों का विकास। सी नंबर सही होगा इसका। ठीक है, चीज़ आप लोग ध्यान रखें, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य एम होता है, वो क्या होता है? लोगों का विकास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था और अब यहाँ से हमारी शुरू होती है रिवीजन सीरीज। जो हमने कल प्रश्न करवाए थे उनका फटाफट रिवीजन करते हैं मात्र 10 मिनट में। ठीक है, इसमें किसी भी प्रश्न पे हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ उसका सही आंसर बताया जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रजनक बीज किससे पैदा किए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियर बीज। क्या होगा? न्यूक्लियर बीज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। ठीक है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल का बहुलक भी कहा जाता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैप्सेसिन, कोकुरमिन। इसका सही जवाब होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण ही सेब का भी लाल रंग होता है और गाजर का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण, टमाटर का कैप्सेथीन के कारण, मिर्च का कुकुरमिन और कुकुरमिन के कारण हल्दी का, और कैप्सेसिन जो होता है वो जिसके कारण मिर्च का तीखापन होता है, कैप्सेसिन। ठीक, कैप्सेसिन के कारण कलर होता है, कैप्सेसिन के कारण तीखापन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओकेरिया जोशी जो चींटी की प्रजाति है वो कहाँ पे खोजी गई है? ओकेरिया प्रजाति जो है वो केरल में खोजी गई है। और जाइलोफिश जो थी एक सांप की प्रजाति थी, वो कहाँ पे? जाइलोफिश कहाँ पे? तमिलनाडु में जाइलोफिश। ठीक है, और सिस्टूरा हिरण्यकेशी अम्बोली क्षेत्र महाराष्ट्र में खोजी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इसी के अंतर्गत केन और बेतवा नदी परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच समझौते के तहत की गई है, वो इसी के अंतर्गत की गई है। ये नदी जोड़ो ये परियोजना नदियों को जोड़ने से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितने प्रतिशत होता था? 40 से 50, 60 से 70, 30 से 40, 50 से 60। इसका सही जवाब होगा 50 से 60%। और CO2 की मात्रा जो होती है वो 40 से 50% होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? इसके बारे में अभी हमने आप लोगों को बताया था। इसका सही पीएच मान होगा 6 से 7.5। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा कणाकार में किले का व्यास कितना होता है? किले का जो व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। 0.002 मिलीमीटर से कम। ठीक है, इसे चिकनी मृदा भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में टर्न अराउंड क्वीन की संख्या किसे दी गई? रंजना कुमार, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा रंजना कुमार। रंजना कुमार को बैंकिंग क्षेत्र में मतलब उल्लेखनीय योगदान के लिए टर्न अराउंड क्वीन के नाम से जाना जाता है। ये नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष भी 2005 में रह चुकी हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ISSS कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, भोपाल में। इसका सही जवाब होगा भोपाल। कहाँ पे स्थापित है? भोपाल में। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलहनी फसलों के लिए NPK अनुपात की संस्तुति कितनी की गई है? इसका सही जवाब होगा 1:2:1। ठीक है, क्या होगा? 1:2:1। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOCL के द्वारा कहाँ पर देश के मतलब पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करने की बात कही गई है। इसके बारे में हमने भी विस्तार से कल चर्चा की थी। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा मथुरा। मथुरा में जो मथुरा रिफाइनरी है वहीं पे पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करने की IOCL के द्वारा बात कही गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें किस स्तर में विकास करती हैं? मृदा परिच्छेदिका जो होती है सॉइल प्रोफाइल, उसमें सर्वाधिक जड़ें जो होती हैं A संस्तर में विकास करती हैं। इसके अंतर्गत भी एक संस्तर होता है A1, इसके अंतर्गत सबसे अधिक उपजाऊ मतलब खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा 2022 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इसका ऑप्शन होगा सही 175 गीगावाट। ठीक है, क्या होगा 175 गीगावाट, जिसमें से 100 गीगावाट क्या है? सोलर एनर्जी है, 60 पवन ऊर्जा है, और 10 की जो बात की जाए उसमें बायो है, और 5 के अंतर्गत क्या आता है? जो हाइड्रोजन प्लांट जो स्थापित किए जा रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी के लिए, वही होगा उसके अंतर्गत 5 के अंतर्गत। ठीक है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो एनर्जी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मुख्य फसलों के बीच अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं कैच क्रॉप, इंटर क्रॉप। इसका सही जवाब होगा कैच क्रॉप। किसी पर्यावरणीय मतलब विपरीत दशाओं के कारण जब कोई फसल नष्ट हो जाती है तो उससे जो हानि होती है, आर्थिक हानि, उसे रिकवर करने के लिए जिस अल्पावधि फसल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी क्रॉप कहलाती हैं? कैच क्रॉप कहलाती हैं। इसके अंदर से मूंग है, उड़द है, लोबिया है, इत्यादि जो फसलें होती हैं वो कैच क्रॉप के अंतर्गत शामिल की गई हैं। ठीक है, इसमें सही सुमेलित करना था आपको, तो यूफोरबेसी, कसावा यानी माइनी होल, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अम्लीफेरी, सेलरी, ये भी सही है। पोएसी ग्रेमनी कुल होता है जो कि बेबी कॉर्न होगा, और कंपोजिटी लोटेसिस होगा जो कि सलाद भी कहते हैं, सलाद। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइजोबियम प्रजाति में कौन से प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? इसका सही जवाब होगा राइजोबियम जैपोनिकम। क्या होगा? राइजोबियम जैपोनिकम। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? खजूर में, आम में, सेब में, करौंदा में। इसका सही जवाब होगा करौंदा, जिसमें 39.1% तक के क्या पाया जाता है? सेकंड नंबर पर 10 पॉइंट समथिंग जो पाया जाता है, 10.13% जो पाया जाता है खजूर में, आयरन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी और आगरा। इसका सही जवाब होगा सोनभद्र। सोनभद्र का जो गोविंद बल्लभ सागर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, वहीं पे क्या स्थापित किया गया है? सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट, जो कि 150 मेगावाट का है। अर्का मेघना किसकी किस्म है? अर्का मेघना जो है ये मिर्च की किस्म है। अर्का वैरायटी जो है बेंगलुरु से निकली हैं। कहाँ से? बेंगलुरु में एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है, वहीं से अर्का वैरायटियाँ जो होती हैं वहीं से निकाली जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न फलों में से किसका भ्रूण पोष खाया जाता है? लीची, आम, नारियल, सेब। इसका सही जवाब होगा नारियल, क्योंकि आम, केला और इन चीज़ों को क्या खाया जाता है? मध्यफल वित्ती खाई जाती है। और एरिल जो होता है वो लीची में होता है, एरिल मॉन्सल, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर किसकी किस्म है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली या नौलखोल। आप लोग बताएंगे। नौलखोल को गांठ गोभी भी कहा जाता है। पत्ता गोभी, सितंबर जो है पत्ता गोभी की एक किस्म है। किसकी किस्म है? पत्ता गोभी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड की उपयोग दर कितनी? 50 से 100 ppm, 150 से 200 ppm, 250 से 300 ppm, 350 से 400 ppm। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 50 से 100 ppm। मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग जो होता है और कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग जो है प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए भी किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कृषि पशुपालन संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 48। कौन सा होगा? अनुच्छेद 48। इसी के अंतर्गत एक होता है 48A, जिसके अंतर्गत क्या शामिल किया गया? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, जो है किसके अंतर्गत रखा गया है? 48A के अंतर्गत रखा गया है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका
अंतिम प्रश्न। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन की समाप्ति करते हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर दोस्तों आप लोगों को इस तरह से रिवीजन करना है और ये आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।